हेलो ऑल। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मीन्स हमारी ब्रीदिंग को कौन रेगुलेट करता है। तो इसमें हम टू वेज ऑफ रेगुलेशन पढ़ेंगे। दो तरीके से रेगुलेशन होगा। एक हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। अब द नेम इंडिकेट्स न्यूरल वर्ड, सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट आएगा रेगुलेशन में। So that is neural control of respiration. Second way is chemical control of respiration, जिसमें कि हम कीमोरिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे and they are present outside the nervous system. ठीक है। So one is neural control of respiration and second is chemical control of respiration. ये वाला जो पोर्शन है चैप्टर रेस्पिरेशन का, जो रेगुलेशन वाला पार्ट है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट को टफ लगता है। सो आई होप कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इस पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि हम इसे डायग्रामेटिकली नोट्स के साथ बहुत अच्छी तरह से करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मेथड ऑफ रेगुलेशन, दैट इज न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें कि हम ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे रेस्पिरेशन में, कि वो कौन से पार्ट्स हैं ब्रेन के जो कंट्रोल करते हैं, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम ब्रेन के पार्ट्स देख लेते हैं, मेनली कि ब्रेन कितने पोर्शंस में डिवाइड है। सो ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, जो ब्रेन का पहला पार्ट आता है, दैट इज फोर ब्रेन। सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड द थर्ड पार्ट इज हाइंड ब्रेन। जैसे फोर आर्म, हाइंड आर्म होती है ना, फोर आर्म इज अपर आर्म्स, हाइंड आर्म्स जो हम वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन भी होंगे। फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे पहले वाला पोर्शन, फिर मिड सेंटर वाला, और हाइंड ब्रेन सबसे लास्ट वाला। जो फोर ब्रेन है दैट फर्दर कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। अभी के लिए आप थोड़ा सा रफ आइडिया ले लो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स का, इनको हम डिटेल में करेंगे न्यूरल सिस्टम वाले चैप्टर में। सो सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन आएंगे फोर ब्रेन के पार्ट्स, एंड हाइंड ब्रेन के जो मेन पार्ट्स आएंगे दे आर सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो फोर ब्रेन है वो मेनली वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और जो हाइंड ब्रेन है वो मेनली इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन का भी जो मेन पार्ट है विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे कोई भी रेगुलेशन है, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन है, डाइजेशन का रेगुलेशन है, सर्कुलेशन का रेगुलेशन है, ये सारे सेंटर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा में रहेंगे। ठीक है। जितनी भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं बॉडी में, वो सारी कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। लाइक वोमिटिंग है, ठीक है ना, वो अचानक से आ जाती है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमारे कंट्रोल में है। तो इन सब चीज़ों के लिए, इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए सेंटर कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे और कहाँ कहाँ ये स्ट्रक्चर्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। मैंने ये कंप्लीट ब्रेन का स्ट्रक्चर तो नहीं ड्रॉ किया है, जस्ट आई हैव ड्रॉन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आई हैव कलर्ड देम विद डिफरेंट कलर्स सो दैट कि डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो। नाउ this is the midbrain and this is pons. This one is medulla oblongata, और ये जो पीछे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने में लगेगा ना, दिस इज सेरिबेलम। तो पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, ये तीनों किसके पार्ट हैं? हाइंड ब्रेन के। और जो ये मिड ब्रेन है, इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा फोर ब्रेन, वो हमने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ मतलब अभी हाइंड ब्रेन से है।
सो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमने बात की थी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और रेस्पिरेशन में मेन रोल प्ले करता है। जो ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा दैट इज बाय अ सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। द नेम ऑफ दैट सेंटर इज रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी राइम सेंटर प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे रेगुलेट करेगा रेस्पिरेशन को। इतना याद रखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। और मेडुला के ऊपर जो पॉन्स है ना, जो हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है, इसमें भी 2 एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। इनके नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एक जो रीजन पॉन्स में प्रेजेंट है ये भी रेगुलेशन ही करेगा रेस्पिरेशन की। कैसे करेगा वो हम अभी देखेंगे। इनके नाम क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और दूसरा एक और सेंटर पॉन्स में प्रेजेंट होगा, उसका नाम है एपन्यूस्टिक सेंटर। हमने क्या कहा? मेडुला में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर और पॉन्स में 2 रीजन्स प्रेजेंट है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है रोकेगा रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को जो कि मेडुला में प्रेजेंट है, और एपन्यूस्टिक सेंटर उसको पॉजिटिव सिग्नल देगा। कैसे ये वर्क करते हैं चलिए देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? लंग्स। हम लंग्स का भी डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। नाउ दिस इज लेफ्ट लंग एंड दिस वन इज राइट लंग। दे आर प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। ये प्रेजेंट है थोरैसिक कैविटी में। अब जो लंग्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत डिटेल में देखा था डायग्रामेटिकली भी कि जो लंग्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। दे आर प्रोटेक्टेड एक्चुअली बाय रिब केज। वो किस किस का बना होता है रिब केज, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। रफली आई एम ड्रॉइंग हेयर। इस पिक्चर में आप ध्यान से देखो रिब केज कैसे प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। 12 पेयर के बीच में 11 पेयर ऑफ मसल प्रेजेंट होंगे। बाहर की साइड जो मसल्स होंगी दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, और अंदर की साइड जो प्रेजेंट होंगी दे आर कॉल्ड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हैं दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इंस्पायरेशन। इंस्पायरेटरी मसल्स अगर आपको याद है तो 2 हैं। एक है ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और सेकंड है डायाफ्राम। जब ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इंस्पायरेशन होती थी। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर मेडुला में प्रेजेंट है ये इन दोनों मसल्स को सिग्नल देगा। कौन सा सिग्नल देगा? कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर सेंड सिग्नल टू द इंस्पायरेटरी मसल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन। इंस्पायरेटरी मसल्स कौन सी हैं? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड डायाफ्राम। नेक्स्ट जो ये रेस्पिरेटरी राइम सेंटर मेडुला में प्रेजेंट है इसको अब कौन कंट्रोल करेंगे? 2 रीजन्स जो कहाँ पे प्रेजेंट है? पॉन्स में। एक है न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो कि इसको इनहिबिटरी सिग्नल देगा। किसको? आरआरसी को। और दूसरा है एपन्यूस्टिक सेंटर जो कि आरआरसी को पॉजिटिव सिग्नल देगा। मतलब क्या करेगा ये? ध्यान से देखो। हमने कहा कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला में प्रेजेंट है वो क्या करेगा? इंस्पायरेटरी मसल को कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल देगा। कॉन्ट्रैक्शन होगी इनकी तो क्या होगी? इंस्पायरेशन। ठीक है, ये प्रोसेस होगा 2 सेकेंड्स के लिए। अब बारी आती है जो पॉन्स में 2 रीजन्स प्रेजेंट है वो कंट्रोल करेंगे आरआरसी को। उसमें से पहला जो रीजन है दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर।
न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो आरआरसी को नेगेटिव सिग्नल देगा। नेगेटिव मीन्स अगर ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो इसको रोकने को बोलेगा कॉन्ट्रैक्शन को कि कॉन्ट्रैक्शन मत कर। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, फिर रिलैक्सेशन होगी। अगर इंस्पायरेटरी मसल रिलैक्स कर गई, अपनी पोजीशन पे वापस आ गई, तो क्या होगा, एक्सपायरेशन। सो न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो है कितनी देर के लिए इसको नेगेटिव सिग्नल देगा, 3 सेकेंड्स के लिए। ये 3 सेकेंड्स के लिए बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्शन मत कर, और उन 3 सेकेंड्स में क्या होगी, रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स, और जिसकी वजह से फिर एक्सेलेशन होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर आएगा पॉन्स के सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसका काम, दैट इज एपन्यूस्टिक सेंटर। पॉन्स में 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक न्यूमोटैक्सिक रीजन प्रेजेंट है, दूसरा एपन्यूस्टिक सेंटर। अब एपन्यूस्टिक सेंटर इसको पॉजिटिव सिग्नल देगा आरआरसी को कि अब तू फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर। तो इसको मैंने रेड से इसीलिए बनाया है ताकि आपके माइंड में पिक्चर बैठ जाए कि रेड सिग्नल पे रुकना है और ग्रीन सिग्नल है एपन्यूस्टिक सेंटर, वो फिर से कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देगा और फिर से इंस्पायरेशन होगी। समझ आ गया? क्लियर? कुछ नहीं है, मेडुला में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंस्पायरेटरी मसल्स को। पॉन्स में 2 रीजन प्रेजेंट है, उसमें से न्यूमोटैक्टिक सेंटर रोकने के सिग्नल देगा और एपन्यूस्टिक सेंटर फिर से कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल देगा। ठीक है, टाइम आप ये चेक कर लेना, जिसमें कि इंस्पायरेशन के लिए जो सिग्नल जाएगा कॉन्ट्रैक्शन का, दैट इज़ फॉर 2 सेकेंड्स, और जो रिलैक्सेशन के लिए सिग्नल होगा दैट इज़ फॉर 3 सेकेंड्स, विच इज़ गिवन बाय न्यूमोटैक्टिक सेंटर। So that is all about the neural control of respiration. नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करेंगे केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें 2 वेज थे, न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन जो हम पढ़ चुके हैं, एंड सेकेंड वन इज द केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट कीमो रिसेप्टर्स, कि कीमो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेशन को। कीमो रिसेप्टर्स भी 2 टाइप्स के आएंगे। फर्स्ट इज सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो मेडुला में प्रेजेंट होंगे, और सेकेंड टाइप इज पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो नियर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। So these are the 2 types of chemoreceptors. अब हम पहले बात करते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स की, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला में। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होंगे दे आर सेंसिटिव टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। नोट डाउन दिस पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा हमने कि जो मेडुला में कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो क्या सेंस करेंगे कि कब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुका है ब्लड में और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी बढ़ चुकी है ब्लड में। और ये कीमो रिसेप्टर्स जो मेडुला में प्रेजेंट है दे आर नॉट वेरी मच सेंसिटिव टू चेंजेस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़े या घटे उसके लिए ये सेंसिटिव नहीं है। ये किसके लिए सेंसिटिव है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कब ब्लड में बढ़ रहा है और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कब ब्लड में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज इनसिग्निफिकेंट। उसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है, राइट। सो इसको डिस्कस करने के लिए कि कैसे CO2 का ही लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन क्यों इनसिग्निफिकेंट है, इसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में पढ़ लेते हैं। नाउ व्हाट इज दिस ब्लड ब्रेन बैरियर? बेटा ब्रेन में क्या है ना,
कि जितनी भी कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स जो भी जाती हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं। जैसे बॉडी के बाकी रीजन्स में होता है ना कि कैपिलरी में से जो है वॉल में से पास होके चीज़ें बॉडी में एंटर कर जाएंगी, सेल्स में, टिश्यूज़ में। ब्रेन के केस में ऐसा नहीं होता। इसकी जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं। उसमें से कुछ चीज़ें ही छन के अंदर जाती हैं, सब कुछ नहीं जाता। ठीक है। नाउ सपोज दिस इज अ कैपिलरी ऑफ ब्रेन, और ये सपोज ब्रेन का पार्ट है। दिस इज सपोज ब्रेन। नाउ इन दोनों के बीच अब क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर है। मीन्स ब्लड कहाँ है, वेसल में, और ब्रेन ब्रेन है। ठीक है। ब्रेन और ब्लड के बीच में बैरियर है। क्या होगा, देखो ब्लड में नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है, यहाँ भी सर्कुलेशन में ब्लड में वही सब चीज़ें होंगी। बट पॉइंट इज़ कि जो इसकी वॉल है इससे डिफ्यूज़ होके हर एक चीज़ पास नहीं करेगी। ठीक है ना। इसकी जो वॉल है दैट इज़ ओनली परमिएबल टू लिपिड मॉलिक्यूल्स। लिपिड जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए, वाटर सॉल्युबल चीज़ें ज़्यादा इसमें से डिफ्यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है ना। जैसे ब्लड में सपोज H पॉजिटिव आयंस भी होंगे, वो डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, नहीं जा पाएंगे। सपोज बाइकार्बोनेट आयन है, वो भी डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, नहीं जा पाएंगे। सो इट इज़ परमिएबल टू CO2। ठीक है। CO2 यहाँ से डिफ्यूज़ होके चली जाएगी अंदर। ठीक है। ऑल्दो ऑक्सीजन भी मूव करेगी, बट एज कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि CO2 की परमिएबिलिटी 20 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सो हमने क्या डिस्कस किया कि ब्लड में CO2 एंड H पॉजिटिव आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ब्रेन की कैपिलरीज में भी। ठीक है ना। बट ये जो कैपिलरीज हैं ब्रेन की, दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड हैं, इनमें से सब कुछ पास नहीं कर सकता। तो जो H पॉजिटिव आयंस हैं दे कैन नॉट पास द मेम्ब्रेन, ओनली CO2 विल डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। और फिर CO2 क्या करेगी, जहाँ भी उसको वाटर मिलेगा वो वाटर से कंबाइन कर जाएगी और क्या फॉर्म करेगी, कार्बोनिक एसिड। इस रिएक्शन को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है। सो फिर कार्बोनिक एसिड जो है फर्दर इट विल ब्रेक डाउन इनटू द H पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट आयंस। अब देखो बन गए ना H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव ब्लड वेसल में प्रेजेंट थे वो मूव नहीं करे। ये किससे बने, H पॉजिटिव CO2 के वाटर के साथ कंबाइन करने की वजह से। अब ये H पॉजिटिव क्या करेंगे बेटा, वहाँ जाएंगे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो एरिया है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमने पढ़ा, ये उसके पास जाएंगे। ये उसको एक्टिव कराएंगे कि बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। अब वो जो कीमो सेंसिटिव एरिया है मेडुला का, वो फर्दर किसको स्टिमुलेट करेगा, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को, कि जाओ जाके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करो। ब्लड में मेरे पास H पॉजिटिव का सिग्नल आया है कि CO2 बढ़ चुकी है, हमें CO2 को रिमूव करना है। तो जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा तभी वेंटिलेशन होगी ना, CO2 रिमूव होगी। ठीक है। उसने उसको सेंस करा दिया H पॉजिटिव ने, किसको, कीमो रिसेप्टर्स को जो कि मेडुला में प्रेजेंट थे। अब इसकी खुद की कंसंट्रेशन भी तो बढ़ गई है, CO2 तो वेंटिलेशन से बाहर निकल गई, खुद ये कैसे निकलेगा। अब ये किडनी के पास जाएगा एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ये भी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा ध्यान है तो हम ये सब पढ़ते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। नाउ एक बार फिर से देख लो बेटा कि जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन मेडुला एंड दे आर सेंसिटिव टू
हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई H पॉजिटिव आयंस। ऑक्सीजन का रोल नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पढ़ा ब्लड ब्रेन बैरियर, कि ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर होगा, ब्लड वेसल्स में से हर एक चीज़ पास नहीं करेगी। वहाँ से क्या पास करी? CO2, ठीक है। CO2 पास करी और फिर CO2 ने क्या किया? वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बनाया, ठीक है। कार्बोनिक एसिड फिर फर्दर किस में टूट गया? H पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट आयंस में। CO2 एंड H पॉजिटिव आयंस आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। CO2 बढ़ेगी, ठीक है, जैसे छोटा भाई होता है ना, तो H पॉजिटिव लाइक हिज यंगर ब्रदर, वो उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे CO2 जाएगी, ठीक है। H पॉजिटिव की आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो फिर जाएंगे कहाँ पे? अपने सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के रीजन में, मेडुला में। उसको बताएंगे कि देखो सुनो, CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ चुकी है। वो फर्दर रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को एक्टिवेट करेंगे टू इंक्रीज द रेट ऑफ वेंटिलेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। उसकी वजह से जल्दी जल्दी फिर क्या होगी? CO2 बॉडी से रिमूव हो जाएगी और खुद वो किडनी के पास जाके यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। सो नेक्स्ट आर द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। हमने बेटा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पढ़ लिए मेडुला में, जो सेंसिटिव है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव आयंस के लिए। अब हम देखते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के बारे में। इनको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम एक हार्ट का एक्सटर्नल व्यू ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स में जो मेन स्ट्रक्चर्स आएंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, दे आर कैरोटिड बॉडीज एंड ऑटिक बॉडीज, ठीक। तो सबसे पहले हम इनकी लोकेशन देखते हैं कि ये कैरोटिड बॉडीज और ऑटिक बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं। अब देखो बेटा, हम कहते हैं कि हार्ट से ऑटा निकलती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, जो फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में टूटेंगी और वो फिर फर्दर टिश्यू सेल्स में एंटर करेंगी, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज वन आर्च ऑफ ऑटा। ऑटा है तो इसमें कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। नाउ ये जो ऑटिक बॉडीज हैं ये इसके आसपास में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज ऑटिक बॉडीज। ठीक। सेकंड हम बात करते हैं कैरोटिड बॉडीज की, उनकी लोकेशन की। तो देखो बेटा, यहीं से ही एक कैरोटिड आर्टरी निकलती है। कैरोटिड आर्टरी कहाँ को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है? ब्रेन को। आगे जाके ये फर्दर दो रीजन्स में बाइफरकेट हो जाती है, दैट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये बाइफरकेशन के नियर प्रेजेंट होती हैं कैरोटिड बॉडीज, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंट नियर द बाइफरकेटेड रीजन ऑफ कैरोटिड आर्टरी। लोकेशन पता चल गई दोनों की। इनमें बेटा ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इनका वेट अराउंड 2 mg है। और अगर हम एक स्टैंडर्ड लेके चलें कि 100 mg में कितना ब्लड सप्लाई होगा, तो 2 लीटर के करीब करीब 1 मिनट में सप्लाई होता है ब्लड। इतनी ज़्यादा इनको हाई ब्लड सप्लाई है, ठीक है। अब ऑटा है या कैरोटिड आर्टरी है, दोनों में ही कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन्स कि दैट ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, राइट। तो ये जो कैरोटिड बॉडीज और ऑटिक बॉडीज है वो क्या सेंस करेंगी? ऑक्सीजनेटेड तो पहले से आ रहा है उनके पास ब्लड, वो सेंस करेंगी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है। सो हमने सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स में क्या पढ़ा था
जो मेडुला में प्रेजेंट था कि वो क्या सेंस करेगा, वो सेंस करेगा जब CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, जब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। बट पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, जिसमें हम कैरोटिड बॉडीज़ और ऑटिक बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, ये दोनों प्रेजेंट है नियर ऑटा एंड कैरोटिड आर्टरी, जिनमें कि ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये क्या सेंस करेंगी दोनों बॉडीज़? दे विल सेंस द डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एक बार ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा तो ये एकदम से सेंस कर लेंगी कि लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है ब्लड में, राइट। ऑल्दो वो इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसको भी नोटिस करेंगी, बट मेन जो फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करेगा दैट इज़ डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और सेंट्रल कीमोरिसेप्शन में इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे बेटा, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स में हम पढ़ेंगे कैरोटिड बॉडीज़ एंड ऑटिक बॉडीज़, जो आर्च ऑफ ऑटा और कैरोटिड आर्टरीज के पास प्रेजेंट है। एज वी नो कि ये आर्टरी है तो कैसी होगा इसमें ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। सो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, तो ये सेंस क्या करेंगी? व्हेन देयर इज़ डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जबकि हम सेंट्रल कीमोरिसेप्टर में क्या पढ़ रहे थे कि वो क्या सेंस करेंगे? व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यहाँ ये मेन रोल प्ले करेगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। नाउ अब इन कैरोटिड बॉडीज़ और ऑटिक बॉडीज़ ने सेंस तो कर लिया कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो चुका है। अब ये नेक्स्ट क्या करेंगी? बेटा इन दोनों में ना नर्व सप्लाई होती है, जो वेगस नर्व एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हम पढ़ते हैं ना क्रेनियल नर्व्स में, तो ये उन नर्व्स के थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा को ही सिग्नल भेजती हैं कि देयर इज़ डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरीज। बात तो एक ही है, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया है दैट मीन्स कि CO2 बढ़ने लग गई है। तो मेडुला में कौन प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को ये अगेन सिग्नल देगी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसको इंक्रीज कर दो सो दैट कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ सके, ठीक है। सो दैट इज द होल प्रोसेस। दैट्स ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं PYQ फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। द क्वेश्चन इज रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल, करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर A, दैट इज डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अब देखो बेटा रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड कब होगा? रिडक्शन ऑफ इन pH मीन्स कि वो एसिडिक की तरफ चेंज होगा जब CO2 बढ़ेगा, जब H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी, ये कहाँ बढ़ेंगी? टिश्यूज़ में। और फिर हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो कम हो जाएगी, वो उससे अलग हो जाएगी। और अगर हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करें तो वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, अगर आपको कल का लेक्चर याद है तो, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर इज कि इफ देयर इज रिडक्शन इन pH ऑफ सेल, सो दैट विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज द PYQ फॉर टुडे। दिस इज मैच द फॉलोइंग। आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस को मैच करना है। सो ए साइड में आपको दिया है कि न्यूमोटेक्टिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से रिलेटेड क्या है,
कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कॉलम बी में आपको दिया है, फर्स्ट ऑप्शन इज एल्वियोलाई, पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन, हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज। सो आपको इनको क्रॉस मैच करके करेक्ट आंसर बताना है। ऐसे क्वेश्चंस बेटा जब भी एग्जाम में आते हैं ना, मैच द फॉलोइंग, ये करने के लिए सबसे इजी क्वेश्चंस है। रीज़न बीइंग कि आंसर्स इसी में ही है। इनको सिंपलेस्ट वे में करने का तरीका है कि पहले आप वहाँ से स्टार्ट करो जो ऑप्शन आपको पता है, ठीक है। सो सबसे पहला आप जिसमें श्योर हो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। धीरे धीरे जो आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तो इस तरह से भी ये वाले क्वेश्चंस जो है इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? सो आई होप दैट टुडेज लेक्चर इज़ प्रोडक्टिव। आपको समझ आया होगा, जो टफ कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। बाय बाय।